नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है और सभी दल और ये दो मुख्य रूप से जो गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां राजनीति लोगों का बिछौना है, राजनीति लोगों का ओढ़ना भी है। लोग चाहे जितनी गुर्बत में रहें, चाहे शिक्षित हों ना हों, लेकिन राजनीति उनका बड़ा प्रिय विषय रहा है। और लोग कहते हैं कि चाणक्य के इस भूभाग में, चाणक्य के इस पूर्ववर्ती पाटलिपुत्रा और मगध राज्य में लोग सांस भी लेते हैं तो उसमें राजनीति होती। बहरहाल आज हम लोग बात करते हैं कि नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्तित्व जो विगत लगभग 4 दशकों से या उससे ज़्यादा भी कहें, 4 दशक से ज़्यादा से बिहार की राजनीति में एक वैसा चेहरा है जो किसी पहेली से कम नहीं। तमाम उतार चढ़ाव, तमाम प्रेडिक्शंस, तमाम तरह के परसेप्शंस को धत्ता बताते हुए नीतीश कुमार आज भी क्यों प्रासंगिक हैं। हाल के 2-4 वर्षों में जब उनके स्वास्थ्य के खराब होने की खबरें आनी शुरू हुई, सार्वजनिक मंचों पर जब उनके अप्रत्याशित और असहज कर देने वाले व्यवहार आने लगे, तो लोगों ने कहा कि अब नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो गए हैं और उनको पद छोड़ देना चाहिए। बताते चलें कि इस बार भाजपा ने अधिकृत रूप से उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि अभी जो चुनाव प्रचार हो रहा है और जिस तरह के ट्रेंड नजर आ रहे हैं, भाजपा को हार पार करके मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को ही प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। और ये घोषणा आने वाले 1 से 2 दिन में आप शायद भाजपा के किसी बड़े नेता, या वो मोदी जी हो सकते हैं या अमित शाह जी हो सकते हैं, उन्हीं के द्वारा मन से किया जा सकता है। उसके पीछे कई एक फैक्टर, उस पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर तो ये है कि महागठबंधन ने देर से ही सही, लेकिन तेजस्वी को जो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है, उससे यह दबाव बहुत बढ़ गया है। और ग्राउंड लेवल पर मेरी अधिकारियों से, पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से या आम लोगों से भी जो मेरे फीडबैक्स प्राप्त हो रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस अनिर्णय की स्थिति ने जदयू और भाजपा के ग्राउंड लेवल वर्कर्स के बीच में समन्वय को बहुत हद तक को प्रभावित किया है। और इसकी खबर दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व को भी है। जब मैं शीर्ष नेतृत्व कह रहा हूँ तो इसका मतलब जदयू के शीर्ष नेतृत्व भी है, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं और संजय झा और ललन सिंह वगैरह लोग हैं। और भाजपा में ऑफ कोर्स 2 ही व्यक्ति शीर्ष नेतृत्व पर है जो नीतियों को और निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, वो स्वयं मोदी जी हैं और अमित शाह। बाकी तो किसी की कोई खास औकात यहाँ है नहीं। तो ऐसा क्या है नीतीश कुमार में, ऐसा कौन सा अंक गणित या अलजेब्रा इन्होंने बिहार के राजनीतिक बिसात पर बिछाई है, ऐसा कौन सा सिलेबस तैयार किया है, सोशल सिलेबस, कि जिसमें आज भी वो प्रासंगिक है। आइए इस पर थोड़ा हम बात करते हैं। मेरे हाथ में आज कुछ रिसर्च पेपर्स हैं। पहला तो ये स्वयं सरकार के द्वारा प्रकाशित आंकड़े हैं जातिगत जनगणना के, जाति आधारित गणना 2023 के। इसके अलावा हमने कुछ रिसर्च किए हैं जो चुनाव आयोग के वेबसाइट से मैंने फिगर्स निकाले हैं, वो है। इस दोनों के आधार पर आज हम लोग बात करते हैं क्यों नीतीश कुमार आज भी प्रासंगिक है और क्यों नीतीश कुमार लगभग उनका जो राजनीतिक जातीय किला है वो अभेद्य है। क्यों, वाई? आप तो थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। आप सब लोग को पता है कि 2005 में, आपको 90 में जब चुनाव हुए और लालू जी जब बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर जब वो आए, तो उन्होंने ऐसी गाथा लिखी, ऐसी जातीय समीकरण की गाथा लिखी कि जिसने अपर कास्ट के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को हाशिए पर ढकेल दिया। और ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है, तथ्य है कि 90 के बाद कोई भी अपर कास्ट का लीडर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। और इसके पीछे जो इबारत लिखी है लालू प्रसाद यादव जी ने, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, चाहे आप उनके समर्थक हो या विरोधी हो। उन्होंने ऐसी कथा लिखी, ऐसी पटकथा लिखी कि बिहार के राजनीतिक
दीवाल पर एक एक इबारत लिखी गई कि यहाँ पर आने वाले कुछ वर्षों, कुछ दशकों तक सामाजिक न्याय से जुड़े हुए लोग ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और उसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रूप में भी स्थापित हुए। आप सब लोगों को पता है कि 2005 में 2 चुनाव हुए। पहले फरवरी में, जिसमें हंग असेंबली बना, और सीटों की संख्या कुछ इस तरीके से हो गई कि कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा, ये सब आप जानते हैं, मैं दोहरा नहीं रहा हूं। लेकिन 2005 में जो चुनाव हुए, उस चुनाव ने अक्टूबर-नवंबर में उसने नीतीश कुमार को यहाँ पर स्थापित कर दिया। उसके बाद से जितने चुनाव हुए हैं, उस सब में नीतीश कुमार किसी न किसी गठबंधन में ही रहे। जैसे आपको पता है कि 2015 के चुनाव में वो महागठबंधन के रूप में लड़े थे और उसमें भी विजयी हुए। मैं आपसे बात ये करना चाहता हूं कि नीतीश कुमार में ऐसी कौन सी दिशा बिछाई राजनीति के चेसबोर्ड पर, वैसे कौन से चाल चले जिसके कारण वो आज भी अप्रासंगिक नहीं हो सके हैं, और झक मारकर लाख न चाहते हुए भी भाजपा को उनके साथ ही लड़ना पड़ रहा है। और अब तो 2-4 दिन में हो सकता है कि इनको न चाहते हुए भी भाजपा नेतृत्व को मुख्यमंत्री का चेहरा इनको घोषित करना पड़ेगा। आप याद कीजिए कि जब 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी, तो उसके बाद 6 और ऑनवर्ड्स इन्होंने 2 जातीय राजनीतिक समीकरण का गठन किया या गढ़ा। पहला था अति पिछड़ा। बेशक कर्पूरी ठाकुर जी के समय में ही अति पिछड़ा के आरक्षण वगैरह की बात हुई, जिसको कर्पूरी फार्मूला भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत ही प्रभावी रूप से और अति पिछड़ा एक वोट बैंक हो सकता है, इसकी राजनीति में एक जबरदस्त एंट्री हो सकती है, इसका प्रभाव हो सकता है, यह पहली बार नीतीश कुमार ने बताया। क्योंकि आपको पता है कि जब 90 में लालू जी आए तो वो सर्वमान्य गरीबों, पिछड़ों, दलितों के नेता के रूप में उभरे, और उसके बाद 95 में पहली बार, उस वक्त जनता दल था, इन्होंने अपने दम पर चुनाव जीता, बम्पर बहुमत, इफोरिया था गरीब तबकों में, अभिवंचित वर्गों में, क्रॉस द कास्ट। उस वक्त बिहार, झारखंड एक था। लेकिन उसके बाद से 97, 96, 97 में जब पशुपालन में फंसे, तो उसके बाद से इनके पॉपुलैरिटी में गिरावट हुई और फिर अलग अलग तरह के आरोप भी लगे। और 2005 तक आते आते राष्ट्रीय जनता दल, जो जनता दल से अलग होकर शरद यादव उधर चले गए और राष्ट्रीय जनता दल नाम पड़ा इसका, तो तब तक लालू जी को लोग या उस शासन को लोग कुशासन का पर्याय मानने लगे, और लालू जी का जो सामाजिक एक्सेप्टेबिलिटी था, सामाजिक स्वीकार्यता, उसमें कमी आने लगी, और उसका परिणाम हुआ कि 2005 में ये चुनाव हार। नीतीश जी आए कि इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए, जातीय एक्सपेरिमेंट। पहला, इन्होंने अति पिछड़ा समाज को पंचायतों और नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण बहुत प्रभावी और वैज्ञानिक तरीके से दिया। आप लोगों को स्मरण होगा कि 2006 में जो कानून बना पंचायती राज एक्ट, उसमें जो पिछड़ा वर्ग था उसको एक्सक्लूड किया गया, उसको कोई रिजर्वेशन वाली बात नहीं हुई। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग को इन्होंने पिछड़ा वर्ग से, यानी लालू जी के वोट बैंक से बिल्कुल अलग कर। जातियों के प्रभुत्व वाले इस प्रदेश में हर कास्ट अपनी आइडेंटिटी चाहता है, और हर कास्ट का नेता अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या गवर्नमेंट में वो अपना प्रतिनिधित्व चाहता है। तो इस एस्पिरेशंस को नीतीश कुमार ने बहुत तेजी से बढ़ाया और अति पिछड़ा को आरक्षण दिया। इनको एक चीज लग रहा था कि दलित का पूरा वोट बैंक वो नहीं ले सकते हैं, तो इन्होंने, आपको याद होगा कि पहली बार एक नया फार्मूला गढ़ा कि दलित और महादलित में बांट लिया। तो ये महादलित का कॉन्सेप्ट पहली बार आया बिहार में, और आप सब लोग को पता है कि बिहार में जो लगभग 22 या 23 अनुसूचित जातियां हैं, उसमें 2 टुकड़े कर दिए, दलित और महादलित। महादलित मिशन वगैरह भी बना। मेरे हाथ में ये बिहार जाति आधारित गणना 2023 है। ये बता रहा है कि बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो उपजातियां हैं, या आप उपजाति नहीं कहिए, जाति ही कहिए, चूंकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक समूह हो गया। इसमें कुल 112 जातियां, और इसका प्रतिशत 36.01%। अनुसूचित जाति में इस रिपोर्ट के अनुसार कुल 22 जाति हैं। तो हमको याद है कि पासवान समाज को छोड़ करके बाकी सब लोगों को ले आया गया
महादलित। ये जो कॉम्बिनेशन इनका बना, ये इनको 2005 से लगातार इनके वोट प्रतिशत में दिखने लगा। अगर आप बहुत खराब स्थिति भी कहिएगा कि 2020 में जो चुनाव हुआ था, तो 2020 में आपको पता है कि चिराग पासवान ने अलग से एक डफली बजाई और इनको बहुत नुकसान पहुंचाया। तो 2020 के चुनाव में भी 15.4% जदयू को वोट आया। तो हमेशा इनका प्रतिशत वही रहता है। 2015 के असेंबली चुनाव में जदयू को 16.83%। उसी तरह से 2010 के चुनाव में भी इनका 2010 में हालांकि सबसे अच्छा आया, क्योंकि 5 महीनों ने जो काम किया वो दिखाई पड़ा, और 22.58%। इसके बाद फिर ऐसा वोट प्रतिशत इनको कभी नहीं आया। तो 15, 17, 18, 19% के बीच इनका वोट घूमता। मैं आपको 2020 के आंकड़ों में ले चलता हूं, जो बहुत रिसेंट है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि क्यों नीतीश कुमार आज रेलिवेंट है, और इस बार आरजेडी ने वैसा कौन सा दाव चला है जो इनके इस किले में सेंध लगा सकता। और अगर वो ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो फिर आरजेडी इस बार कोई कमाल भी कर सकता। पहले आप देखिए कि 2020 में जो परसेंटेज था, आरजेडी को 23.50%, भाजपा को 19.80, जदयू को 15.70। मैंने कहा ना, जदयू का कभी 15-18 से ऊपर बढ़ा ही नहीं, 19% शायद एक बार कभी गया था। तो वो इसी के कारण ये जो इन्होंने गढ़ बनाया ईबीसी और महादलित का, तो वो लगभग इंटैक्ट रहा। और फिर बाद में इन्होंने जीविका दीदी का एक खेल रचा, और जीविका दीदी का लगभग 1.25 करोड़ का इन्होंने काडर बना लिया, जो कुछ एक अपवाद को छोड़कर 1-2% इधर उधर हो तो हो, लेकिन बाई एंड लार्ज जीविका दीदी का वोट इन्हीं को पड़ता रहा। और ये 15 से 19-20% के वोट बैंक बनाकर वो रिलेवेंट रहे, क्योंकि न तो आरजेडी अकेले 30-35% वोट ला सकती थी, और नहीं बीजेपी का तो और ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा। इसलिए बीजेपी की मजबूरी रही कि अगर आरजेडी को अलग रखना है तो इनके 15 से 19% वोट को लेके चलो। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 9.60%, लोक जनशक्ति पार्टी 5.80%। याद रखिएगा 2020 के आंकड़े हैं, जिसमें उन्होंने कई एक जगह पर 30 से अधिक जगहों पर जदयू के खिलाफ कैंडिडेट उतार दिए थे। सीपीआई माले को 3.20%, सीपीआई को 0.8% और सीपीएम को 0.7%। तो इस तरह से महागठबंधन का जो वोट प्रतिशत था वो 37.8, इसको आप 38% मान लीजिए, और एनडीए का जो प्रतिशत था वो लगभग 41.20 या आप 41.5% मान लीजिए। यानी मुश्किल से 3 से 4% का गैप रहता। इसको थोड़ा समझिए, ये जो 3 से 4% का गैप है, यही बिहार में सरकार बनाने की खेल कर रहा। अब मैंने क्यों कहा कि 2025 का, वैसे हर चुनाव अपने आप में बिल्कुल अलग होता है, हर चुनाव की अपनी अलग विशेषता होती है, लेकिन इस बार का चुनाव में जो 2-3 अंतर आए हैं पिछले चुनाव से, खास करके 2020 के चुनाव से, वो पहला अंतर तो ये है कि इसमें प्रशांत किशोर की एंट्री, और इसने पूरे वोट के अंक गणित को ही उलट पुलट कर दिया है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में डिसरप्शंस। तो ये कास्ट इक्वेशन के पूरे मैथमेटिक्स को ही डिसरप्ट कर दिया, उसको बिहारी भाषा में या मगही भाषा में कहिए, उसको पूरे को भाड़ दिया है, अंड बंड कर दिया है, छितरा दिया है, मगही और भोजपुरी में आप समझिए। दूसरा अंतर ये हो रहा है कि इस बार तेजस्वी ने भी अति पिछड़ा में सेंधमारी कर दी है। आईपी गुप्ता, जो पान महासंघ करके संस्था चलाते हैं, पुणे या बेंगलोर में जॉब करते थे, और इसके बाद इन्होंने एंट्री मारी, और गांधी मैदान में कहा जाता है कि इतनी बड़ी भीड़ उन्होंने इकट्ठा की प्रशांत किशोर के रैली के बाद, कि प्रशांत किशोर जो नहीं भर पाए गांधी मैदान, तो आईपी गुप्ता ने भर, और वहीं से धमाकेदार इनकी एंट्री हुई। पान समाज का ये नेतृत्व करने का बात करते हैं, और कहा जाता है, ये आंकड़े को मैं कैलकुलेट कर रहा था, तो उसको 55 लोग बोलते हैं। हालांकि स्पष्ट रूप से बताना बड़ा मुश्किल है, हर जगह रीजनल वेरिएशंस होते हैं, लेकिन
मोटे तौर पर ये जो पान समाज जिसका इसका जो प्रभाव है कुछ इलाकों में, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, इधर जमुई वगैरह में और बहुत जगह इलाकों में इनका प्रभाव है। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो छितराया हुआ स्कैटर्ड कास्ट सब कास्ट था ये पान समाज में, इसको इन्होंने एकत्रित कर लिया है। हालांकि तेजस्वी की तरफ से इनको एडजस्ट करने और इनके साथ जो अलायंस फोर्ज करने का तो उनमें बहुत देरी हुई और ये 5 से 8 सीट मांग रहे थे, इनको एक ही सीट मिला। ये स्वयं करनी छाप जो मजदूर का करनी होता है, राजमिस्त्री जिसको बोलते हैं, वो भी पान समाज का ही है। तमोली, पान वाले और बहुत सारे लोग इसमें हैं। तो उसका प्रतिशत करीब 3-3.5% के आसपास जो मैं इसमें रिसर्च कर पाया, तो ये 36.01% जो पूरा आंकड़ा है अति पिछड़ा का, इसमें 3-3.5%, कहीं कहीं 4 भी बता रहा है, जोड़ने से होता है। तो 3 से 4% के बीच में ये वोटर है। अब यदि आईपी गुप्ता के माध्यम से और जिस तरीके से आईपी गुप्ता ने अपना प्रचार अभियान शुरू किया और जिस तरीके से इनकी एक्सेप्टेबिलिटी इनके अपने समाज में बहुत तेजी से बढ़ रही है, अगर ये 3% वोट जुड़ गया महागठबंधन में और प्रशांत किशोर बहुत सब्सटैंशियल वोट महागठबंधन का नहीं काट पाए, क्योंकि प्रशांत किशोर दोनों का वोट काटेगा। स्वयं भी वो कहते हैं कि हम इतना वोट काटेंगे कि हम एक महत्वपूर्ण पार्टी है। वो तो उन्होंने जो काम किया है वो लगातार घूम रहे हैं, वो सबके सामने है। कुछ राजनीतिक प्रेक्षक ये मान रहे हैं कि ये उनका सेमीफाइनल है, कई एक आंकड़ों में, कई एक ओपिनियन पोल में बताया जा रहा है कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 25 सीट्स आने की संभावना है। ग्राउंड लेवल पर भी जो उन्हीं के शब्दों में कि लीप ऑफ फेथ लोग अगर ले पाएंगे तो ठीक है, अगर लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाया तो इस बार बहुत सारी सीटें नहीं आएंगी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस बार ये तीनों जो महत्वपूर्ण फोर्स है, महागठबंधन 1, एनडीए 2 और प्रशांत किशोर, ये जो त्रिकोणीय मुकाबला इस बार हो रहा है, तो मेरी समझ ये कह रही है कि इस बार 33 से 35% के आसपास जो कॉम्बिनेशन वोट लेगा 36% के आसपास उसकी सरकार बन सकती है। क्योंकि ये जो दोनों पहले वोट दोनों में बढ़ता था, एनडीए और महागठबंधन में, तो 40%, 41% जो ले आता था, जैसे मैंने अभी जोड़ करके बताया, 41.20% जो वोट लाया महागठबंधन एनडीए, तो उसकी सरकार बन गई। और लगभग 38% के आसपास वोट लाकर महागठबंधन विपक्ष में है। तो अगर अब इसमें तो बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर का कटेगा ही, तो अब ये स्थिति बन रही है कि अगर ये 3% वोट अगर इस राइडर के साथ बता रहे हैं, अगर महागठबंधन को मिला और 10 से 15% वोट प्रशांत किशोर ने काटा, और अनुमान लगाया जा रहा है कि मोटे तौर पर ये दोनों गठबंधन, एनडीए और महागठबंधन दोनों के वोट में वोट कटेगा, और माने 15-16% के आसपास तो उनको वोट आ सकता है प्रशांत किशोर को, और वो संख्या में, सीटों की संख्या में जितना तब्दील हो। तो इस बार जो गठबंधन, अकेले तो कोई सरकार बना नहीं सकती, वो तय है, तो जो गठबंधन इस बार 36% के आसपास वोट ले आया उसकी सरकार बन जाएगी। और हमेशा याद रखिए कि महागठबंधन लेड बाय आरजेडी ये हमेशा 3 से 4% वोट के मार्जिन से पिछड़ रही है। इसमें भी 3% वोट से पिछड़ी है 2020 में। तो अगर ये 3% वोट आईपी गुप्ता का जुट गया, अगर जुट गया, तो इसमें कमाल भी हो सकता है। दूसरी चीज कि इस बार तीसरी चीज, 2 फैक्टर मैंने बताया, जो तीसरा फैक्टर इस चुनाव को बड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा है वो ये, इसमें पहली बार जो जीता हुआ गठबंधन है, मतलब एनडीए, उसके नैरेटिव्स न चल करके ये या तो प्रशांत किशोर या महागठबंधन के नैरेटिव्स पर ही पूरा ट्रेंड चल रहा है। आप इसको ऐसा समझिए कि नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, तेजस्वी ने जो अपना घोषणा पत्र और जिसको प्रण पत्र वो बोल रहे हैं, उसमें जो बातें उन्होंने कही, पहले से भी कहते आ रहे हैं कि हम हर परिवार को नौकरी देंगे। मैं उसके इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वायबिलिटी पर नहीं जा रहा, वो होगा नहीं होगा वो एक अलग विषय, उस पर अलग से समीक्षा हो सकती है, उस पर अलग से विवेचना हो सकती है। लेकिन इलेक्शन तो इलेक्शन है, रेटरिक और नैरेटिव पर लड़ा जाता है। तो अब तेजस्वी जो चीज बोल रहे हैं, भाजपा और एनडीए गठबंधन के लोग उसी पर चर्चा शुरू कर दिए। यानी
अब आप तेजस्वी के पिच पर खेल रहे हैं। इलेक्शन में याद रखिए वही जीतता है जिसके पिच पर दूसरे यानी उसके विपक्षी खेलते हैं। आप याद कीजिए 2014 का चुनाव, केंद्र का, एमपी का, इवन 2019 का, तो मोदी जी सुबह में एक नैरेटिव देते थे या भाजपा एक नैरेटिव देती थी और कांग्रेस उस पर बैटिंग करना, उस पर खेलना शुरू कर दे। परिणाम ये हुआ कि 14 और 19 में बहुत बुरी तरह से हार हुई। लेकिन 24 के चुनाव में वैसा नहीं हुआ। कांग्रेस के भी पिच पर कई एक बार भाजपा खेल रही थी, इसलिए कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़ी। अब यहाँ क्या हुआ कि 20 वगैरह के चुनाव में आरजेडी मोटे तौर पर भाजपा और जदयू के नैरेटिव्स पर खेल रही थी, लेकिन इस बार अंतर यही है कि महागठबंधन और खासकर के तेजस्वी के नारे और इनके नैरेटिव्स पर वो जस्टिफिकेशन देना शुरू किया, तो आप बैकफुट पर चले गए। याद रखिए इलेक्शन में किसके पिच पर आप खेल रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। वहीं ये जो महागठबंधन है, क्षमा कीजिएगा, जो बीजेपी एनडीए है, यह प्रशांत किशोर के पिच पर भी खेल रही है। आप देख लीजिए प्रशांत किशोर ने जो 2-3 नैरेटिव गढ़े उसको जस्टिफाई करने में बेचैन है एनडीए, जैसे पलायन के मुद्दे पर। अब अमित शाह वगैरह जो चाणक्य माने जाते हैं वो भी फंस जाते हैं इस मुद्दे पर कि भाई आप इस मंच से, जैसे एक टीवी एंकर ने उनसे पूछा किसी कॉन्क्लेव में, प्राइवेट टीवी चैनल ने, कि आप इसी मंच से बताइए कि क्या आपकी सरकार बनेगी तो पलायन की समस्या खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया कि नहीं, यहाँ तो लैंड की कमी है तो इंडस्ट्री नहीं लग सकती है, फलाना। तो इसका मतलब आप उसके पिच पर खेल रहे हैं। तो इस बार पिच तैयार कर रहा है तेजस्वी और प्रशांत किशोर, इसके द्वारा तैयार किए गए पिच पर एनडीए खेल रही, इसका मतलब वो डिफेंसिव है। और जमीन पर भी दिख रहा है जिस तरह का स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी, जिस तरह के ग्राउंड से फीडबैक्स आ रहे हैं, एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उन पर हमला हो रहा है, पिटा रहा है, बेइज्जत हो रहा है, लोग धोती उठा के भाग रहा है, गाड़ी छोड़ के भाग रहा है। इतना जबरदस्त आक्रोश हमने जब से होश संभाला राजनीति को देखा तब से हमने नहीं। हाँ, यह भी है आरजेडी के और कुछ तो सीपीआई के कैंडिडेट पर भी हो रहा है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनकी अपेक्षा तो सत्तारूढ़ दल से होता है। और इसमें जो प्रशांत किशोर ने आग लगाई है कि भाई कैसे ट्रेन में लद के आ रहा है, सोशल मीडिया का युग है, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि लोग टॉयलेट में सोए हुए हैं, लटक के आ रहे हैं। एक बड़ा मार्मिक दृश्य दिखाया कि एक व्यक्ति ने गमछी और चादर में बच्चे को लपेट करके खिड़की से टांग दिया, अपने किसी तरह से बैठे हुए हैं। तो ये जो मार्मिक दृश्य और कारुणिक दृश्य छठ के मौके पर लोग आ रहे हैं बिहार, वो जो दिख रहा है उसने एनडीए की नींद उड़ा दी है। और उस पर से इनके नेताओं का जो बयान है, इनके प्रेस स्पोक्स पर्सन वगैरह का, 12,000 ट्रेन स्पेशल चला है, उसकी धज्जी उड़ गई। मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया और वो फैक्चुअली रॉन्ग था, 12,000 ट्रेन चली नहीं, वो ट्रेन के फेरों को जोड़ करके 12,000 बता दिया। तो ये कुल मिला जुला करके ये स्थिति है। तो मैं अपनी बात को रैप अप यही कर दूं, इस बार एज इसलिए दिख रहा है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये चीजें बढ़ती शुरू हो गई है। और अगर ये अति पिछड़ा ग्रुप में, अति पिछड़ा समूह में तेजस्वी ने सेंधमारी लगाने में सफलता हासिल की और 3 से 4% वोट अगर इससे खींच लिया और इसका वोट प्रतिशत 36-37%, 38% के आसपास पहुंच गया इस महागठबंधन का, तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सरकार भी बन सकती है। लेकिन मैंने इस राइडर के साथ बताया। अब इसमें 2 राइडर हैं। पहला तो ये पान समाज और आईपी गुप्ता कितना बड़ा फैक्टर होंगे, और दूसरा कि प्रशांत किशोर इन दोनों पॉलिटिकल अलायंसेस के कितने वोट्स काटते हैं और उनको वोट प्रतिशत 10 से 12 से 15, 17, 18% होता है क्या, ये दोनों फैक्टर हैं। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि यह चुनाव पिछले सभी चुनाव से बिल्कुल अलग होने वाला है और इसके चुनाव भी बड़े अप्रत्याशित रूप से आएंगे। दिल्ली में बैठे हुए पत्रकारों को इसकी हवा भी नहीं लग रही। लोग गोदी मीडिया अपने तरीके से एनडीए के गठबंधन, एनडीए के वोट को और एनडीए की जीत आदि के बारे में चर्चा करना शुरू कर देना है। लेकिन याद रखिए कि यूट्यूब चैनल्स ने इस बार एनडीए की नींद हराम कर दी है, क्योंकि माइक्रो लेवल पर जिस तरह के न्यूज आ रहे हैं उसने वो गोदी मीडिया के क्रिएट किए गए फॉल्स नैरेटिव पर पानी फेर दे रहा है। तो फिलहाल हम लोगों को जैसे जैसे ये चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नए ट्रेंड्स आते रहेंगे और हम आपसे
बात करते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।